नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर। ठीक है। तो ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम बिना किसी बातचीत के, बिना किसी फालतू बकवास के हम शुरू करते हैं अपना ग्रेविटेशन चैप्टर। तो सबसे पहले आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है। भाई ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं यहाँ से छोड़ूँ, नीचे गिरा, कहीं से भी छोड़ूंगा नीचे ही आएगा, है ना। और मार्कर ही नहीं, मैं आम सेब, केला, सेब, संतरा जो भी होगा, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल जो भी छोड़ूंगा ऊपर से वो नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। खींचने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए, कोई बल चाहिए, है ना। तो द फोर्स विच पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये समझ है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है? भाई देखो, ये दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? अपनी तरफ खींचती रहती है हमेशा। भाई अर्थ हमें भी खींच रही है ना, बड़े बड़े प्लैनेट हमें खींच रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ उड़ के क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि उनका मास और हमारा मास, उनके वजन और हमारे वजन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये दो मार्कर हैं, ये दोनों क्या करते हैं अपने आप को, इसको हम कैसे भी रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। We have two bodies of mass, कैपिटल M एंड स्मॉल m। कैपिटल M हम मान लेते हैं बड़ी बॉडी है, स्मॉल m मान लेते हैं छोटी बॉडी का मास है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d। इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर के कितना है? d। बाहर से नहीं, ये वाला डिस्टेंस मत काउंट करना। हम हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। तो इनके सेंटर का डिस्टेंस और इसके सेंटर का डिफरेंस कितना है? d है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m। भाई ये सिंबल किसका होता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और अगर सामने सामने लिखा है तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ऊपर नीचे लिखा है तो ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वजन बढ़ेगा, तो दोनों का वजन बढ़ेगा तो दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ेगा। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनवर्सली क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स कम हो गई, डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स बढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है। डिस्टेंस हम इसको दूर ले गए, फोर्स इनके बीच की कम हो जाएगी, हम इसको पास ले आएंगे, फोर्स बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन मीन्स भाई पहले तो छोटी छोटी चीजें थी, ये दोनों, इनका वजन अलग अलग है ना। तो इनका जो वजन कम है तो इनके बीच में फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसका अपोजिट, जब हमने इसके वजन को बढ़ा दिया तो इसकी फोर्स क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। इन दोनों के मास का मल्टीप्लाई करो, उन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो m और m ऊपर आ गया, d स्क्वायर नीचे आ गया। भाई प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हम हटाते हैं तो क्या आता है? एक इक्वल का साइन आता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं? जी क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जी हमारा कैपिटल जी, अभी एक छोटा जी भी आएगा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। कैपिटल जी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी। ये इसकी फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और भी होती है इसके, हम पढ़ेंगे कि 6.6734 ऐसे आगे वैल्यू होती है। 6.67 अप्रोक्सीमेट लेते हैं 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है हर बार, या तो एग्जाम में, या तो इसके क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं।
या तो ड्राइव करने को आता है या तो इसका क्वेश्चन आता है। 9th क्लास के ग्रेविटेशनल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ऐसे चल रही है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कोई भी चीज़ अगर स्पीड अपनी मतलब चेंज कर रही है और चल रही है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पढ़ा था चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम। तो यहाँ पे वो चीज़ ऐसे ना चल के ऊपर से नीचे गिर रही है। तो भाई अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसमें क्या होगा, एक जी लग रहा होगा। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ऊपर से नीचे गिरते ही अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या है इसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फॉर्मूला इसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। हमें पता है भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे सीधा ना चल के वो नीचे गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी कैपिटल में स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लेते हैं फोर्स इक्वल टू जी कैपिटल में स्मॉल अपॉन डी स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया। भाई यहाँ पे क्या होता था, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो स्मॉल एम है, ठीक है। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा mg हमने लिख दिया, एम कट गया, जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में डी स्क्वायर, जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। देखो जी की वैल्यू अभी हमने यहाँ देखा था कांस्टेंट है। अर्थ का मास, ये ध्यान रखना, इस वैल्यू को बिल्कुल याद कर लो, ये हमारा अर्थ का मास होता है, ठीक है। और अर्थ का रेडियस, इसको हम लिख भी देते हैं, क्या है ये, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हमारी अर्थ है तो सेंटर से हम लोग यहाँ पे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे है और सेंटर से इसका डिस्टेंस हम काउंट करते हैं जो भी हमारा रेडियस होता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स में हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कई बार हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस बताइए। सबसे पहले कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट है, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है 6.6734 इंटू 10⁻11। इसकी वैल्यू है 9.8। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो ये बोर्ड भर चुका है, इसको एक बार आप लोग नोट्स सुनाइए, इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, मास में, वेट में और मास में डिफरेंस। तो किसी भी चीज का वेट क्या होता है, द फोर्स ऑफ बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने इसको ऐसे किया, लटका रखा है, तो जो भी इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है अपनी तरफ खींचने के लिए, है ना, इसको मैंने पकड़ा, अर्थ ने इसको खींचा, तो ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, इसका वेट। वेट मीन्स वो फोर्स जिससे अर्थ का सेंटर या पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था बोलते हैं, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी। भाई ये वेट क्या होता है, ये फोर्स ही होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये ध्यान रखना। और जो वेट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि W डिपेंड्स ऑन G। वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे। और हमने पढ़ा था G क्या होता था, वेक्टर। तो ये भी क्या होगा, वेट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। W का फॉर्मूला होता है mg, हमने अभी पढ़ा। तो 1 किलो में कितना वेट होगा, 1 किलो में कितना न्यूटन होगा। भाई देखो अभी हमने पढ़ा वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और मास का किलोग्राम होता
है ना। अगर बट हम जब अक्सर दुकान पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं 1 किलो वो दे दो, 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो कुछ भी दे दो, है ना। तो अगर 1 किलो वेट है तो उसमें न्यूटन कितने होंगे? सिर्फ 9.8 न्यूटन होंगे, ठीक है। 1 किलो वेट में 9.8 न्यूटन होता है, ये इसका रिलेशन होता है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आता है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी मैटर में जितना हमारा मास भर रखा होता है, जितनी क्वांटिटी भरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसका मास। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिब्बा लिया, इसके अंदर में जितनी भी चीज़ भरी होगी, ये एक ऑल आउट का डिब्बा है, इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें चौक भरी हुई है ना, तो इसके अंदर जो भी चीज़ भरा है, मैंने ये लिया, ये क्या है? स्पाइक्स है। इसके अंदर जो भी चीज़ भरी है, ये क्या है? इसका मास। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। किसी भी चीज़ में जितना मैटर भरा हुआ है उसको बोलते हैं मास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डिफरेंस आता है हमारा पेपर में वेट और मास में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। तो वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी हमने पढ़ा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए जी होता है। और मास क्या होता है? मास कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में, है ना। उसकी खुद की जो कैपेबिलिटी होती है वो होता है उसका मास। फिर ये वेरी करता है वेट, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है, जी वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। अभी हम जी पढ़ेंगे कैसे वेरी करता है। और मास हमेशा हमेशा पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे एक जैसा ही रहता है, ठीक है। वेट हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हम सिलेंडर को तौलते हैं ना, तो हमें किससे तौलना चाहिए? हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग पे लटका के, है ना, तभी हमें उसका एक्यूरेट वेट पता चलेगा। कभी भी वेट पे रख के सिलेंडर को तौलना नहीं चाहिए, ये ठीक है। तो हम जो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं वेट। और जो पैन, पैन क्या होता है? तराजू, है ना। या फिर स्प्रिंग बैलेंस भी आता है इसमें, स्प्रिंग बैलेंस से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मास। लगभग लगभग हमारा सही ही आता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस हम हटा के ये लिख सकते हैं एक बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आपने देखा होगा, मतलब ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे बीच में रखा हुआ है ना, एक चीज यहाँ पे लटका दी, एक चीज यहाँ पे लटका दी, इसको हम क्या बोलते हैं? बीम बैलेंस। और तराजू भी लगभग ऐसा ही होता है, मतलब इस पे आपने देखा हुआ, यहाँ पे नंबरिंग आती रहती है 1 kg 2 kg, है ना, इसको पैन बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ रखा रहता है, इसमें अपना सामान रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी। अगर जी 0 हुआ, भाई वेट क्या होता था? mg। अगर जी 0 हुआ तो वेट भी क्या होगा? 0। एंड मास कैन नॉट बी 0 इवन व्हेन g इज इक्वल टू 0। अगर g 0 हो भी गया तब भी हमारा मास कभी 0 नहीं होगा। इससे नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ जी, है ना। हमारी वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। भाई देखो, हमें पता है कि अर्थ हमारा पूरा गोल नहीं है ना, अर्थ हमारा पूरा ऐसे सर्कल नहीं है, अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा चपटा हुआ है ऐसे। तो यहाँ से अगर हम सेंटर से पास होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं हम? साउथ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो और यहाँ से जब हम मेजर करते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो बीचों बीच से ऐसे पास होती है ना। तो देखो, इक्वेटर पे हमारा रेडियस क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और पोल पे क्या होता है? रेडियस हमारा कम होता है। तो द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन सेम, है ना, एवरीवेयर। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह इसकी वैल्यू चेंज होती है। भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जी स्मॉल जी इक्वल टू जी अपॉन डी स्क्वायर। तो जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? डी के। इसका मतलब अगर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, भाई अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जी क्या हो जाएगा? कम होगा। और डिस्टेंस कम होगा तो जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना। As we go above the surface,
वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम इस सरफेस से, भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और यहाँ भी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के यहाँ से ऊपर जाना शुरू होते हैं, हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में हमने दिखा रखा है, भाई 200 किलोमीटर ऊपर जाते हैं यहाँ से हम, तो वैल्यू ये हो जाती है। अब सरफेस पे कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, जैसे हम 200 मीटर ऊपर गए वैल्यू थोड़ी कम हुई, थोड़ा और ऊपर गए 1000 किलोमीटर पे वैल्यू हो गई 7.34, 5000 किलोमीटर पे गए वैल्यू हो गई 3.08, 10,000 पे गए वैल्यू हो गई 1.49, और 30,000 पे गए तो वैल्यू हो गई 0.30। और फिर इसके ऊपर जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है हमारी वैल्यू जी के 0 हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन लगता ही नहीं, वो हम एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए अपने, है ना, ग्रेविटी के बाहर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन लगता ही नहीं, वो हमारा फिर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू ऑफ जी होती है इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होती है, एंड एट सेंटर ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू 0। मीन्स अर्थ के सेंटर पे जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब ऊपर से हम नीचे आना शुरू होते हैं, है ना, तब भी क्या होती है, वैल्यू कम होती है। भाई हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। हम जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और सेंटर पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और हमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। कंसेप्ट ध्यान रखना, पोल्स पे वैल्यू मैक्सिमम, ऊपर जाने में कम, नीचे जाने पे कम, और सेंटर पे 0। और एक टाइम ऐसा आएगा एटमॉस्फेयर को अगर हम पार कर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू हमारी 0, कोई ग्रेविटी काम नहीं करती। ठीक है, भाई फिर इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है ना, वैल्यू ऑफ जी हमने क्या पढ़ा था अभी, जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर। ये कैपिटल जी क्या होता था, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। ये क्या है, अर्थ का मास, ये भी फिक्स है। ये क्या है, अर्थ का रेडियस, ये भी फिक्स है। मतलब वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, जी की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट गिराए, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी मास विल फॉल टुवर्ड्स अर्थ विद सेम जी, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई ये ढक्कन है मार्कर का, इसको हमने नीचे गिराया, नीचे गिर गया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस पूरे मार्कर को नीचे गिराया, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या लिया, एक स्पाइक ली, ये ढक्कन लिया, ये मार्कर लिया। भाई देखो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही दिखाने में, ये स्पाइक हुआ, है ना, ये ढक्कन हुआ, और ये हमारा मार्कर हो गया। भाई सबसे हल्का कौन सा है, स्पाइक, फिर ढक्कन, फिर मार्कर। अगर इन तीनों को छोड़ते हैं तो कौन सी चीज़ नीचे गिरनी चाहिए पहले? आप लोग क्या कहोगे, बच्चे क्या कहते हैं, ये भारी है, ये सबसे नीचे आएगा ना, ये हल्का है, ये सबसे बाद में आएगा। नहीं, वो तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से होता है ऐसा, बट इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी एक टाइम पे ही नीचे गिरना चाहिए। अगर हमने ये स्पाइक ऊपर से नीचे फेंकी और एक इतना बड़ा पत्थर नीचे फेंका, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो स्पाइक और वो पत्थर
दोनों एक साथ एक बराबर एक समय पे जमीन पे गिरेगा। लेकिन एनवायरनमेंट में, हमारी एटमॉस्फेयर में हवा होती है, उस हवा का थोड़ा इस पर रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से हल्की चीज़ बाद में गिरती है और भारी चीज़ पहले गिरती है। बट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, अगर एयर ना हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो कोई भी भारी चीज़, हल्की चीज़, अगर हम दोनों को एक बराबर एक ऊंचाई से छोड़ते हैं तो दोनों को बराबर एक साथ नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे जो वैल्यू है जी की वो क्या होती है, सेम, एक ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लग रही है, इसलिए इन दोनों को एक साथ गिरना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एज सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे कोई भी चीज कितनी भारी होती है। भाई सबसे पहले तो याद रखना, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून के सरफेस पे 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ का। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे 60 किलो का है तो मून पे कितने किलो का हो जाएगा वो, 10 किलो का। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक डेरिवेशन हम करते हैं जिससे हमें पता चले कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। भाई अर्थ पे फोर्स कितना हुआ, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ मास है ना। अरे देखो ये हमारा अर्थ है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया हमने m, इस पे कितना मास होगा, ये हमारा मून है ना। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया हमने मून पे, वही ऑब्जेक्ट, तो ये मास क्या हो गया इस ऑब्जेक्ट का, और ये मास ऑफ अर्थ क्या है, इस अर्थ का मास, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ मून, और ये क्या है, मास ऑफ मून। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं, इसको ऊपर लिया इसको नीचे लिया, भाई ऐसे लेंगे, जी कटेगा, कटेगा, ये आएगा एम का अपॉन आर का स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा, आर एम का मून का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ मून। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ मून। ये नीचे से जाके ऊपर ऐसे टोटल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता जो अर्थ का मास है वो मून के मास का 100 टाइम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अर्थ का मास कितना है, मून के मास का 100 टाइम, और अर्थ का जो रेडियस है मून के रेडियस का 4 टाइम है। भाई मून जितना बड़ा है, भाई अर्थ मान लो हमारा, मान लो ये मून है, मून का रेडियस है हमारा 2 किलोमीटर, तो अर्थ का कितना होगा 4 टाइम मीन्स 4 टू द 8 किलोमीटर, यही होगा। तो जो अर्थ का रेडियस है मून के रेडियस का कितना है 4 टाइम्स, हमने ये ले लिया। इनको जो हम कट करेंगे तो 100 अपॉन क्या है 16, और 100 अपॉन 16 को जब हम अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना होता है 6/1, मतलब कि फोर्स ऑन अर्थ कितना होगा 6 टाइम फोर्स ऑफ मून, या फिर हम ये बोल सकते हैं फोर्स ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 फोर्स ऑन अर्थ, है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ से एक बार शुरू करें, भाई फोर्स ऑफ मून कितना होता है, हमने लिखा फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू फोर्स ऑफ अर्थ। मून का फोर्स कितना होगा, कितना होगा भाई, फोर्स को हम क्या बोलते थे, यही हमारा वेट होता था, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गई। हम ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, मीन्स मून पे हमारा कोई भी चीज अर्थ के वेट का 1/6 हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज अगर भाई यहाँ पे 6 किलो का है, ये अर्थ है ये मून है, अगर कोई चीज अर्थ पे 6 किलो का है तो वहां जाके 1 किलो का रह जाएगा, ये 60 किलो का है तो 1/6 10 किलो का रह जाएगा। कोई चीज 600 किलो का है तो मून पे कितना हो जाएगा 60 kg का रह जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार ठीक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Our next topic is for thrust and pressure. What do you mean by pressure? आपने पहले भी पढ़ा होगा, the effect of thrust per unit area. थ्रस्ट का जो इफेक्ट होगा पर यूनिट एरिया में, उसको क्या बोलते हैं प्रेशर।
द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। भाई थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। भाई ये कोई सरफेस है ना, इस पे हम परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल के साथ हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जो फोर्स लगे इसको क्या बोलेंगे हम? थ्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। और प्रेशर का फॉर्मूला यहां से क्या आता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हमने यहां पढ़ा था इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और ये थ्रस्ट क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल। मतलब 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे तो उसको क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स, भाई अगर ये भी हमारा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है ना, तो इसमें हम कितना चीज भर सकते हैं, है ना। भाई ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है ना। और इसमें हम कितनी चीज इसके अंदर भर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हुई हमारी? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बायंसी। व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? भाई आपने देखा होगा ये हमारा कोई भी लिक्विड है, सबसे पहले ये ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड आएगा फ्लूइड। ये फ्लूइड हमारा क्या होता है? फ्लूइड लिक्विड भी होता है, और फ्लूइड में ही हम गैस को भी इन्वॉल्व करते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, फ्लूइड बोल देते हैं कि लिक्विड है। ना ना, फ्लूइड लिक्विड नहीं है, फ्लूइड गैस भी हो सकता है, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम स्पेशली लिक्विड का केस पढ़ते हैं, ठीक है। भाई इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबाने की कोशिश करेंगे, इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबाएं, डुबोना मीन्स इमर्स करें, हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन बॉडी व्हेन इट इज फुली, पूरी तरह से, और पार्शियली मीन्स थोड़ी बहुत, इमर्स मीन्स डुबोना इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड बायंसी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंस फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या आधा अधूरा पानी में, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं, तो एक तो ये लिक्विड इस पे क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और ये पानी क्या करेगा? इसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगाएगा, एक बायंट फोर्स लगाएगा। ये पानी इसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा हम नहाते समय बाल्टी में जब मग डालते हैं और दबाते हैं तो मग ऊपर आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है? इस पे बायंट फोर्स लगाता है, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड में हम किसी भी सॉलिड को जब डुबाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा? ऊपर की तरफ लिक्विड इसको धक्का देगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स, ठीक है। देखो जब ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसको अर्थ अपनी तरफ इस चीज को खींच रहा है, जिससे जब ये हमारी बायंट फोर्स के बराबर होगी, ये बड़ी होगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट सिंक्स, पूरी तरह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, है ना। ये लिक्विड है हमारा, इसके अंदर ऐसे घुस जाएगा, ऑब्जेक्ट पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो बायंस फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, लेकिन कुछ इस तरह से फ्लोट करेगा, डूबा रहेगा और तैरता रहेगा, ठीक है। जब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी छोटी हो जाएगी बायंट फोर्स से, तभी ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट ही करेगा, लेकिन फ्लोटिंग का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर तैरेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ये चीज ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है, ये वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये बायंस फोर्स है ना। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बायंस फोर्स से क्या होगा? बड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा?
तो हमारा ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये क्या है हमारा बायस फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बड़ा हो गया, बायस फोर्स छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बायस फोर्स के बराबर है, जितना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ भी लग रहा है, तो ये तैरेगा, लेकिन अंदर डूबा हुआ तैरेगा। ठीक है। फिर जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा हो जाएगा बायस फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से पूरा ऊपर तैरेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और ये मैंने इसके हिसाब से समझाने की कोशिश की है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अपना डेंसिटी से रिलेटेड चीज़ें, कि कोई चीज़ क्यों तैरती है, क्यों डूब जाती है। भाई हमारे थर्स्ट के और प्रेशर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक जो शार्प नाइफ होता है, पैना चक्कू होता है, वो चीज़ों को काट देता है, बट अगर हम पीछे की साइड से काटना शुरू करें तो हम चीज़ों को नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है भाई, देखो जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मीन्स एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और एरिया जैसे जैसे कम होगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। भाई अगर मैं एक प्याला सा चक्कू ले लूँ, धारदार चक्कू लूँ और उससे कुछ चीज़ काटने की कोशिश करूँ तो आराम से काट देंगे। भाई अगर मैंने ये लिया चाकू, इससे मैं कुछ काटने की कोशिश करूँ, आराम से काट सकता हूँ। यहाँ से धार है, लेकिन अगर मैं यहाँ से काटूँ वो इसके पीछे की साइड से, तो नहीं काट सकता, क्योंकि आगे से एरिया बहुत कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, पीछे से एरिया बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है। मैं ऐसे एक काम करूँ, देखो ये हमारा मार्कर है, ये मान लो कील है, कील नेल, इसको यहाँ से ठोकूँ तो अंदर घुस जाएगी दीवार में, और यहाँ से ठोकूँ तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ से एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अंदर चली जाएगी। यहाँ से एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, बैग की स्ट्रिप्स होती हैं, है ना। आपने देखा होगा हमारे बैग होते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये हमारे बैग की स्ट्रिप है, यहाँ से चौड़ी भी है, तो मैं इसमें कितना भी सामान भर के टांग लूँगा तो क्या होगा, मेरे कंधे कटेंगे नहीं, कंधों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। इसी का उल्टा अगर मैं इसको यहाँ से टांगने की कोशिश करूँ तो कंधे दुखने लगेंगे, क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। जितना एरिया कम प्रेशर उतना ज़्यादा। भाई एक हमारे पास देखो आजकल कोरोना चल रहा है, ऐसा मास्क होता है, मैं इसको जब भी कान पे लगाता हूँ तो मेरे कान के यहाँ कटने लगता है, आप कभी करके देखना, है ना। और एक मेरे पास ये मास्क है, जब मैं इसको लगाता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया ज़्यादा, तो प्रेशर कम लगता है, कान कटते नहीं है। इसका एरिया बहुत कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कान को काट देता है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आपकी, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक चीज़ पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और चीज़ें हमारी क्यों डूब जाती हैं, क्यों तैरती रहती हैं, वो पढ़ते हैं। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको, और आगे पढ़ते हैं हम फिर। तो देखिए हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, it experiences an upward force and that force is equal to the weight of liquid displaced by that body। ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं। अगर हम किसी पानी में, किसी लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इतना डूबा तो इसने क्या किया, इतने पानी को इसकी जगह से इतने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। इतने पानी को हटा दिया, तो जितने लिक्विड को ये हटाया, जितने लिक्विड को हटाया, इसका वेट ही किसके इक्वल होगा, बायस फोर्स के बराबर। मतलब जो बायस फोर्स हमारा लग रहा है वो इस लिक्विड के वेट डिस्प्लेस के बराबर होगा, जितना ये पानी यहाँ से इतनी जगह से हटाया गया। ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। उसको देखो कोई भी चीज़ हमारी डूब क्यों जाती है, भाई छोटी सी लोहे की सुई हमारी पानी में डूब जाती है, बड़ा सा लोहे का जहाज हमारा तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, है ना, भाई मैंने इसको इसमें डाला, ये लिक्विड मैंने इसमें भर रखा है, सपोज करो इस बॉक्स में मैंने लिक्विड भरा है, इस बॉक्स में लिक्विड भरा है,
अगर इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जो उसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस बॉक्स में लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो डूब जाएगा, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है लिक्विड से तो डूब जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड से कम है, भाई इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर इस लिक्विड से कम है तो क्या होगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ना, अगर लिक्विड से की डेंसिटी से कम है तो ये तैरता रहेगा। फिर एक दूसरा क्या, जब वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का तो बायस फोर्स बढ़ जाता है। मतलब बायस फोर्स हमारा उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, भाई ये सेम मास है, ये भी सेम मास है। पानी कम था मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम कम था तो ये डूब गया, बायस फोर्स कम लग रहा था, है ना। इसमें लिक्विड इसने ज़्यादा कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हमारा बायस फोर्स क्या हुआ, ज़्यादा लगने लग गया, ऊपर रह गया। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि जो शिप वगैरह होता है वो छिछले पानी में, समुद्र के किनारे या फिर कम गहरी नदी में डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। और अगर समुद्र गहरा हो तो नाव शिप हमारी आराम से चल सकती है उसमें, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना बायस फोर्स ज़्यादा होगा, वॉल्यूम जितना लिक्विड का कम होगा उतना हमारा बायस फोर्स कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है जिसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश की है। और ये पूरा एक चैप्टर है जो अभी मैंने एक वीडियो में ख़त्म किया है। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ चाहता क्या हूँ, इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छा बेकार जैसा भी है पढ़ाने का मेथड। देखो मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मेरे पास कोई HD लैब नहीं है, कोई भी HD कैमरा नहीं है, कोई भी HD मेरे पास बहुत बढ़िया फ़ोन नहीं है। जो भी रिसोर्सेज हैं मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको फ्री क्लासेस फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। मुझे ऐसा लगता है कि समझ आ जाता है, इतना मैं पढ़ा देता हूँ और ये लिखा हुआ भी वीडियो में दिख जाता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं, बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा पे।